साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। मैं अशोक यादव। साथियों, इस समय जो क्लास मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है उसके अंतर्गत हम इस समय फिरोज तुगलक की चर्चा कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो विद्रोह हुए थे उसकी चर्चा की थी और उसने साम्राज्य विस्तार के लिए जो अभियान किया था उसकी चर्चा हम लोग किए थे। और इस क्लास में हम लोग यह पढ़ेंगे कि फिरोज शाह तुगलक के जो उत्तराधिकारी हैं वो कौन कौन से हैं, उनके नामों को हम लोग जानेंगे, उनके कार्यों को जानेंगे और जो उनसे संबंधित और महत्वपूर्ण बातें हैं उसकी चर्चा हम एक एक करके करेंगे। उसके पहले क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपसे एक बात और करना चाहेंगे कि देखिए, क्लास आप नोट्स कहीं से भी पढ़ें, आप पढ़ते रहें, लेकिन जो ये हमारी क्लास है यह परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि जहाँ से PDF बना के हम पढ़ा रहे हैं वहाँ से प्रश्न अक्सर बन जाते हैं और जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है हम वो आपको बताते चलते हैं। जो प्रश्न बने हैं, प्रश्न की प्रकृति क्या होती है, एक ही प्रश्न को कैसे घुमा करके कई बार पूछ लिया जाता है, इन तमाम बातों को हम अपने क्लास में करते चलते हैं। तो आप पूरी क्लास को अच्छे तरीके से देखिए, तब जाकर के आप क्लास का फ़ायदा उठा पाएंगे नोट्स का। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। अब देखिए यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी। अब इसमें देखिए बात आती है 1374 ईस्वी में। 1374 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं एवं राज्य के उत्तराधिकारी जो थे फतह खां, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिरोज शाह तुगलक जिसने अपने पुत्र फतह खां को अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करता है, वो उसका ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी जो मृत्यु है वो 1374 ईस्वी में हो जाती है। अब उसके पश्चात फिरोज के दूसरे पुत्र जो थे उनका नाम था जफर खां। इसकी भी मृत्यु फिरोज शाह तुगलक के जीवन काल के में ही हो जाती है। अर्थात जो उनके दोनों पुत्र थे, सबसे बड़ा पुत्र फतह खां वो मर जाता है। अब उसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक का दूसरा पुत्र जफर खां, वो भी जब फिरोज शाह तुगलक जिंदा था तभी ही उसकी मृत्यु हो जाती थी। आगे देखिए, अपनी वृद्धावस्था के कारण 1387 ईस्वी में फिरोज ने शाहजादा मोहम्मद को नासुरुद्दीन मोहम्मद शाह की पदवी देकर समस्त शाही प्रतीक उसे हस्तांतरित कर दिया। एक लड़का था जिसका नाम था शाहजादा मोहम्मद। शाहजादा मोहम्मद को जब धीरे धीरे फिरोज शाह तुगलक बुढ़ा होने लगा, प्रशासन में काम करने में उसे दिक्कत आने लगी, कहीं आ जा सकता था नहीं, तो लगा कि अब हमें सत्ता को किसी न किसी को हस्तांतरित कर देनी चाहिए, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि अब हमारे जो दोनों पुत्र हैं वो तो मारे जा चुके हैं, जफर खां और फतह खां मर चुके हैं। तो उसने 1387 ईस्वी में निर्णय लिया कि एक था शाहजादा मोहम्मद। शाहजादा मोहम्मद को बुलाता है, कहता है कि आज से आपको हम अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। वो कहता है कि आपको हम एक पदवी देते हैं नासुरुद्दीन मोहम्मद शाह की। नासुरुद्दीन मोहम्मद शाह की आपको पदवी देते हैं और आपको अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। ये घोषणा किया। उसके बाद उसका जो पूरा शाही प्रतीक था,
जो एक राजा के तौर पे फिरोज शाह तुगलक प्रयोग करता था, उन सभी शाही प्रतीकों को नासिरुद्दीन महमूद को सौंप देता है। कहा कि अब आप हमारे साम्राज्य को अच्छे तरीके से संभालिए, देखिए। अब आगे देखिए, अब महत्वपूर्ण है कि खुतबे में दोनों मुसलमान जो सुल्तानों के नाम संयुक्त रूप से पढ़े जाते थे तथा सिक्कों पर भी दोनों के नाम अंकित किए जाते थे। अब आगे देखिए, एक प्रकार से यह राजत्व का विभाजन था जो कि फिरोज शाह तुगलक के काल में ही हुआ। अब अर्थात यहाँ पे आपको समझना है कि फिरोज शाह तुगलक अभी तो जिंदा है, जो उसने सिक्के चलवाए, फिरोज शाह तुगलक ने उस पे अपना नाम तो लिखवाया ही लिखवाया, और जो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह को अर्थात शाहजादा मोहम्मद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, उसका नाम भी उस सिक्के पर अंकित करवाया। अर्थात अपना नाम एक सुल्तान के तौर पे खुद ही है फिरोज शाह तुगलक, और दूसरा शाहजादा मोहम्मद, इन दोनों नामों को सिक्कों पर अंकित करवाया। और फिरोज शाह तुगलक खुतबे में जो खुद सुल्तान है वो अपना नाम और जिसको अपना उत्तराधिकारी सुल्तान के रूप में घोषित किया है शाह मोहम्मद का, शाहजादा मोहम्मद का, इनके दोनों सुल्तान अर्थात जो दोनों सुल्तान हैं, इन दोनों सुल्तानों के नाम का खुतबा उसने पढ़वाया था। अर्थात बात की जाए तो जो राजत्व व्यवस्था है, जो राजा का एक सिद्धांत होता है, राजा का एक पावर होता है, गुण होता है, उनका दो भागों में विभाजन कर दिया। विभाजन अर्थात फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में दो लोग शासन करने लगे, शासन सत्ता दो लोगों के हाथ में आ गई। अर्थात एक फिरोज शाह तुगलक खुद था और दूसरा जो उसने नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह को पदवी दे करके शाहजादा मोहम्मद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, कि दोनों लोग फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में शासन करने लगे। अर्थात जो राजत्व था उसका इन्होंने बंटवारा कर दिया। यह किसके शासनकाल में हुआ था? यह हुआ था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। अब देखिए, ये जो मोहम्मद शाह है यह विलास प्रिय था। जो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह है यह अय्याश टाइप का आदमी था, शराब पीने में मस्त, सुरा सुंदरी में मस्त, अर्थात आलसी नंबर 1 का था। इस तरीके की वो व्यवस्था में ढला था कि उसे देश दुनिया से मतलब था नहीं, बस खाओ पियो ऐश करो। उसी तरीके का यह आदमी मोहम्मद शाह था। भाई मोहम्मद शाह को फिरोज शाह तुगलक को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने की एक मजबूरी थी, क्योंकि अगर इसे घोषित ना करता तो किसे करता, क्योंकि उसके जो पुत्र थे वो उसके ही शासनकाल में मर चुके थे। तो मजबूरी बस फिरोज शाह तुगलक ने शाहजादा मोहम्मद को नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से पदवी दे करके दिल्ली की गद्दी पर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और यही मोहम्मद शाह पूरी तरीके जो मोहम्मद शाह है पूरी तरीके से विलास प्रिय व्यक्ति था। आगे देखिए, अतः फिरोजी दासों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। अर्थात जो फिरोज शाह तुगलक के दास थे उन सभी ने मिलकर के मोहम्मद शाह के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसकी व्यवस्था को देख करके, पूरी तरीके से अय्याशी को देख करके जो उसके दास थे मोहम्मद शाह के खिलाफ खड़े हो गए। अब इसी बात को लेकर के अफीफ महोदय ने बताया है
कि विद्रोह का मूल कारण वजीर की संपत्ति प्राप्त करना था। जो फिरोज शाह तुगलक की संपत्ति थी उसी को सब लोग प्राप्त करना चाहते थे कि ये हमें मिलनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए। इसी बात को लेकर के जो फिरोज शाह के दास थे मोहम्मद शाह के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। अब आगे देखिए, विद्रोहियों ने वृद्ध सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को कुश के नजूल से निकाल दिया। जहाँ पे फिरोज शाह तुगलक रहता था विद्रोह इतना बढ़ गया, जो फिरोजी दास थे उन्होंने इतने भयंकर तरीके से विद्रोह किया कि जहाँ जो कुशले नजूल है यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक रहता था। फिरोज शाह तुगलक पूरी तरह से वृद्ध हो चुका था, वह काम नहीं कर पा रहा था किसी भी तरीके से। इन विद्रोहियों ने मिलकर के उसे कुश के नजूल से निकाल के बाहर कर दिया और पालकी में बैठाकर उसे दिल्ली की सड़कों पर घुमाया ताकि वह मोहम्मद साहब के सैनिकों का अत्याचार देख सके। अब आपको देखना है कि जो फिरोजी दास थे इन्होंने विद्रोह क्यों किया था, इसी बात को दिखाने के लिए उन्होंने इतने भयंकर तरीके से विरोध शुरू किया मोहम्मद शाह के खिलाफ। अब ये लोग पहुंच गए फिरोज शाह तुगलक के पास जो कुश के नजूल में रहता था। अब जबरदस्ती फिरोज शाह तुगलक को, जो एकदम पूरी तरीके से वृद्ध हो चुका था, उसको वहां से पकड़ के निकालते हैं कि महाराज आप चलिए। आप देखिए पूरे साम्राज्य में कितनी अव्यवस्था फैली हुई है। फिरोज शाह तुगलक को पालकी में बैठाते हैं अब दिल्ली की सड़कों पर उसे घुमाते हैं कि महाराज देखिए हमारे ऊपर ये जो मोहम्मद शाह के सैनिक हैं कितना अत्याचार कर रहे हैं, हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं, खूब शराब पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। मतलब पूरी तरीके से मोहम्मद शाह के जो सैनिक हैं अव्यवस्था फैला हुई है, पूरा साम्राज्य अस्त व्यस्त हो चुका है। इसी बात को लेकर के जो फिरोजी दास थे उन्होंने मोहम्मद शाह के खिलाफ विद्रोह कर बैठे। अब आगे देखिए, मोहम्मद शाह सल्तनत छोड़ के सिरमौर की पहाड़ियों में भाग गया। अब जब यह बात मोहम्मद शाह को पता चली कि फिरोज शाह तुगलक को फिरोजी दास जो हैं विद्रोह करके दिल्ली की सड़कों पर जो अव्यवस्था फैलाए हैं सैनिक, उसको दिखाने के लिए निकल पड़े हैं, तो डर की वजह से मोहम्मद शाह दिल्ली की सल्तनत छोड़ करके जो एक सिरमौर पहाड़ी है वहाँ पे भाग जाता है अपने आप को बचाने के लिए कि अगर हम पकड़े गए तो मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक हमें दंड दे देगा। आगे देखिए, अतः फिरोज ने मोहम्मद शाह के राज्य की उपाधि अपने बड़े पुत्र फतेह खां के पुत्र तुगलक शाह को दे दी और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और थोड़े समय के पश्चात सन 1388 में फिरोज की मृत्यु हो गई। जब मोहम्मद शाह पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, उसी के शासनकाल में पूरा दिल्ली साम्राज्य अव्यवस्थित हो गया, तो मजबूर होकर के फिरोज शाह तुगलक ने जो शाहजादा मोहम्मद को नासरुद्दीन मोहम्मद शाह की उपाधि दी थी और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अब फिरोज शाह तुगलक जब दिल्ली की सड़कों पर देखा अव्यवस्था को, उसका मन अशांत हो गया। उसे लगा कि अब इसे हम जो उत्तराधिकारी घोषित करते हैं उसे हमें छीन लेनी चाहिए। अब फिरोज शाह तुगलक ने जो मोहम्मद शाह को उपाधि दी थी इस नाम से वह राज्य की उपाधि छीन लेता है। और यही उपाधि एक जो उसका सबसे बड़ा पुत्र था फिरोज शाह तुगलक का, जो मर गया था 1374 ईस्वी में, जिसका नाम था फतेह खां। फतेह खां का एक लड़का था
फतह का एक लड़का था जिसकी उम्र अभी छोटी कम थी, उसका नाम था तुगलक शाह। तुगलक शाह को बुलाता कहा बेटा आप आइए, आप ही अब इस साम्राज्य का उत्तराधिकारी देखिए, आपको घोषित करते हैं, साम्राज्य को देखिए। उसके बाद जब तुगलक शाह को, जो कि फतह खां का पुत्र था, उससे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। उसी के कुछ समय के बाद समय आता है सितंबर 1388 ईस्वी। 1388 ईस्वी को फिरोज शाह तुगलक इस दुनिया को अलविदा कह के चला जाता है। अब आगे देखिए, लिखा कि सितंबर 1388 ईस्वी में तुगलक शाह गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से सुल्तान बनता है। जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है सितंबर 1388 ईस्वी में, उसके मरने के बाद जो फतह खां का पुत्र है तुगलक शाह, वह गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से दिल्ली की सत्ता पर आसीन होता है। आगे देखिए, फरवरी 1389 ईस्वी में जफर खां का पुत्र था अबू बकर सुल्तान बना। अर्थात बहुत सीमित समय के लिए ये गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय दिल्ली की सत्ता पर बैठा था। मुश्किल से 6 माह के लिए यह गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय दिल्ली की सत्ता पर बैठा, फिरोज शाह के उत्तराधिकारी के रूप में काम किया। और 6 माह के पश्चात फरवरी 1389 ईस्वी में जफर खां की भी मृत्यु हो जाती है। ये जो जफर खां है उसका पुत्र अबू बकर सुल्तान बन जाता है और उसका एक अबू बकर जो सुल्तान बना उसका वजीर बनता है तो रुकनुद्दीन जुंदा। रुकनुद्दीन जुंदा ये जो अबू बकर है इसका वजीर बनाया जाता है। अबू बकर ने दिल्ली के पूर्वकालीन शासकों के हाथी एवं कोष पर अधिकार कर लिया। ये जो रुकनुद्दीन जुंदा वजीर बना था यह 2 कदम और आगे निकलता है, मनमाने ढंग से दिल्ली की सत्ता को कब्जा करने का प्रयास करता है। अब अबू बकर ने के जो पूर्वकालीन शासक थे, जो उन्होंने दिल्ली की व्यवस्था में हाथी और पैसे को इकट्ठा किया था, उस पर यह रुकनुद्दीन जुंदा कब्जा कर लेता है, अधिकार कर लेता है। आगे देखिए, अगस्त 1390 ईस्वी में मोहम्मद नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से दोबारा शासन की सुल्तान बन बैठा, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली की सत्ता से हटाया था अय्याशी के चक्कर में। वह 1389 ईस्वी में एक बार पुनः दिल्ली की सत्ता पर बैठने का प्रयास करता है। कब बैठने का प्रयास करता है? तो 1390 ईस्वी में। अब आगे देखिए, उसके बाद शहजादा मोहम्मद फिरोज के नायब के रूप में कार्य शुरू किया। जो शहजादा मोहम्मद था फिरोज शाह के एक पद था नायब, उसी के रूप में दिल्ली की सत्ता पर बैठकर काम करना शुरू करता है। मोहम्मद शाह की 1394 ईस्वी में जलेसर में, जहां उसने अपने नाम का मोहम्मदाबाद दुर्ग बनवाया था, उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए, उसके पश्चात 6 हफ्तों के लिए हुमायूं अलाउद्दीन सिकंदर शाह के नाम से सुल्तान बनता है। एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम था हुमायूं अलाउद्दीन सिकंदर शाह। जब मोहम्मद शाह मर जाता है 1394 ईस्वी में जलेसर में, यह व्यक्ति हुमायूं अलाउद्दीन सिकंदर शाह
आता है और लगभग 6 हफ्ते के लिए शासक बन बैठता है। अब इसके बाद सरदारों ने इसके छोटे भाई नासरुद्दीन को दिल्ली की सत्ता पर सुल्तान घोषित करता है। अब आगे देखिए, एक नाम है नासरुद्दीन मोहम्मद शाह 1394 से लेकर के 14 से 12 ईस्वी, अर्थात सितंबर 1388 ईस्वी से लेकर 94 तक की जो अव्यवस्था थी पूरी तरीके से जगजाहिर हो चुकी थी। कुर्सी के चक्कर में उठक पटक जारी थी। लेकिन 1394 ईस्वी में दिल्ली की सत्ता में कुछ स्थिरता आई जब नासरुद्दीन मोहम्मद शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। वह 1394 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 14 से 12 ईस्वी तक दिल्ली सत्ता को संभालता है। आगे देखिए, इसमें लिखा है यह तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। ध्यान दीजिएगा, ये जो नासरुद्दीन मोहम्मद शाह है यह तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। यही प्रश्न बनता है कि तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान के रूप में किसने शासन सत्ता को संभाला, या तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो वह था नासरुद्दीन मोहम्मद शाह। यहाँ पे एक दूसरा प्रश्न बनेगा कि नासरुद्दीन मोहम्मद शाह का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1394 से लेकर के 1314 से 12 ईस्वी में। कभी कभी ये जो सुल्तान हैं जो उत्तराधिकारी के रूप में होते हैं, इनके क्रम को दे करके क्रम मिलाने के लिए दे देता है। इसी बात को आपको ध्यान देना है। आगे देखिए, यही दिल्ली का अंतिम तुर्की सुल्तान भी था। ध्यान दीजिएगा, फिर प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान कौन था? तो वह था नासरुद्दीन मोहम्मद शाह। आगे देखिए, इसी समय तुगलक वंश के 2 शासकों, पहला नाम है नासरुद्दीन मोहम्मद शाह, दूसरा है नुसरत शाह, ने एक साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया। अब आपको समझना है, जब धीरे धीरे दिल्ली जो तुगलक वंश उसका पतन होने को हुआ, उसके अंतिम शासक के शासनकाल में, नासरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में 2 लोगों ने मिलकर के दिल्ली की जो क्षेत्र था वो काफी सीमित हो चुका था, साम्राज्य काफी सीमित हो गया था, अर्थात दिल्ली का क्षेत्र काफी छोटा हो गया था। कि छोटे राज्य पर 2 लोगों ने एक साथ शासन का कार्य देखा, जिसमें एक था नासरुद्दीन महमूद, दूसरा नाम था नासर खां। अब इसी बात को लेकर के इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि उन्होंने शतरंज के बादशाहों की भांति आचरे तथा संघर्ष किया। ये जो दोनों शासक थे शासन सत्ता को पाने के लिए आपस में ही लड़ मर रहे थे, जैसे कि खिलाड़ी शतरंज के खेल को खेलते हैं, उसी तरीके से दोनों भी सत्ता के लिए आपस में खेल खेल रहे थे। महमूद दिल्ली से शासन करता था, वहीं नसरत शाह फिरोजाबाद से। ध्यान दीजिएगा, जो छोटा सा साम्राज्य दिल्ली का मिला था, उस पर जो महमूद था, नासरुद्दीन महमूद जो था, वह दिल्ली को अपना केंद्र बना करके शासन सत्ता को संचालित करता था। वही जो नसरत शाह था, इसने अपने शासन सत्ता का केंद्र फिरोजाबाद को बना करके वहां से शासन सत्ता को संचालित करने का काम करता था। अब इसी पर कहा गया है कि जहांपनाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक है। यही बहुत बार प्रश्न बना है कि जहांपनाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक है, या किसके शासनकाल से संबंधित है? तो वह था नासरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में। दिल्ली के सुल्तानों
की ये पदवी है जहाँ पना, ठीक है। अर्थात जो सुल्तान है उनकी सल्तनत दिल्ली से पालम तक है। यह बात नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के लिए कही गई थी। आगे देखिए, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह का जो वजीर है उसका नाम था मल्लू इकबाल। नासिरुद्दीन महमूद का वजीर था मल्लू इकबाल, जिसके भय से एक बार सुल्तान कन्नौज पलायन कर गया। देखिए, यह जो शासन समय था दिल्ली सल्तनत का, यहाँ पे पूरी तरीके से जो शासक था, राजा था, उसका कोई भय किसी को नहीं रहा गया था। जो शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह है वो खुद ही अपने वजीर से डरा करता था। वजीर था मल्लू इकबाल, काफी अजीब इंसान था, काफी मजबूत इंसान था। इसी की डर की वजह से एक बार नासिरुद्दीन महमूद खुद दिल्ली की सत्ता छोड़कर के कन्नौज भाग गया था। आगे देखिए, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। आपको ध्यान देना है, प्रश्न बनता है कि किस शासक के शासनकाल में तैमूर ने, जिसे अमीर तैमूरलंग कहा जाता है, भारत पर आक्रमण किया था। तो भारत पर आक्रमण किया था नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के समय में। आगे देखिए, जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तो जो सुल्तान मोहम्मद शाह है, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, वह गद्दी छोड़ करके गुजरात भाग जाता है। भाई, फरवरी 1413 ईस्वी में नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह की कैथल में मृत्यु हो जाती है। अब आगे देखिए, 1413 ईस्वी में दौलत खां लोदी को सरदारों ने सुल्तान बनाया। हालांकि अफगान दौलत खां ने कभी भी शाही उपाधि धारण नहीं की। 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने उसे हटा करके सैयद वंश की नींव डाली। अब आपको समझना है, जब 1413 ईस्वी में नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है कैथल में, तो जो दिल्ली के सरदार थे उन्होंने 1413 ईस्वी में, एक आदमी था दौलत खां लोदी, दौलत खां लोदी को दिल्ली की सत्ता पर बैठा देते हैं। लेकिन अफगान दौलत खां लोदी ने कभी भी शासक बन करके, शाही उपाधि धारण कर करके शासन सत्ता चलाने का प्रयास नहीं किया। तो एक आदमी आता है खिज्र खां। खिज्र खां वह सत्ता का लोभी था, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह आया, कहा कि महाराज आप दौलत खां लोदी, महाराज आप तो कोई शाही उपाधि धारण नहीं किए हैं, राजा के रूप में आप शासन नहीं कर रहे, ऐसा करिए आप हट जाइए, अब हमें शासन सत्ता संभालने दीजिए। तो खिज्र खां दौलत खां लोदी को शासन की सत्ता से उखाड़ फेंकता है। और 1414 ईस्वी, ध्यान दीजिएगा, 1414 ईस्वी में जो खिज्र खां है वह दौलत खां लोदी को हटा करके दिल्ली की सत्ता पर एक नए वंश की स्थापना करता है। उस वंश का नाम है सैयद वंश। यही आपको समझना है, सैयद वंश की स्थापना किसने की? तो खिज्र खां ने की। अब कब की थी? 1414 ईस्वी। इस तरीके से यहाँ से जो महत्वपूर्ण बातें थी हमने बताई। अब देखिए, यहाँ पे बात करते हैं तैमूर, अमीर तैमूरलंग की, या दिल्ली की सत्ता पर जब हमला करता है। अब इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम एक एक करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अमीर तैमूरलंग, इसका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1336 ईस्वी में ट्रांस आक्सियाना के कैच में।
जो ट्रांसअक्सियाना का कैच क्षेत्र है वहां पर अमीर तैमूर लंग का जन्म 1336 ईस्वी में हुआ था। ये जो कैच क्षेत्र है इसे केस के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात इसे कहा जाता है शहर ए सब्ज। अक्सियाना का जो कैच क्षेत्र है इसे कहा जाता था शहर ए सब्ज। शहर ए शब्द को अगर हिंदी में बात करें तो इसका अर्थ होता है हरित नगर। ठीक है, यहाँ पे अमीर तैमूर लंग का जन्म हुआ था 1336 ईस्वी में। अगर हम बात करें तैमूर लंग के जात की, तो तैमूर लंग का जो जाति है वह है बरसाल नस्ल की गुरकन शाखा का चगताई तुर्क था, परंतु चंगेज के रक्त संबंध का दावा करता है। ये जो तैमूर लंग है इसकी जो जाति है यह एक चगताई तुर्क था, जो कहता है कि यह बरसाल नस्ल की गुरकन शाखा से संबंधित है जो चगताई है। लेकिन इतना होने के बाद ये तैमूर लंग है कहता है कि हमारा संबंध चगताई तुर्क से नहीं बल्कि हमारा जो रक्त संबंध है यह चंगेज वंश से संबंधित है। अब देखिए तैमूर लंग ने कुछ उपाधियों को धारण किया था, उसको अब देखते हैं। देखिए जो तैमूर लंग की उपाधि है वह है पृथ्वी पर ईश्वर का कोड़ा। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न बनता है कि पृथ्वी पर ईश्वर का कोड़ा उपाधि किसकी थी, तो वह थी अमीर तैमूर लंग की। ठीक है, आगे देखिए इसकी जो दूसरी उपाधि है साहिब ए किरान। साहिब ए किरान उपाधि किसकी है, वह है अमीर तैमूर लंग की। ये साहिब ए किरान है, इसका हिंदी अर्थ होता है भाग्यशाली भविष्य का स्वामी। क्या है, भाग्यशाली भविष्य का स्वामी। अब आपको समझना है जो तैमूर लंग है, अगर इसकी राजधानी की बात की जाए तो राजधानी इसका समरकंद। ठीक है, ये भी प्रश्न बनता है कि तैमूर लंग की राजधानी कौन सी थी, तो वह थी समरकंद। अब देखिए तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी। इसकी आत्मकथा का नाम है मलफुजात ए तिमूरी। बहुत बड़ा प्रश्न बना है, आपको समझना है कि मलफजात ए तिमूरी किसकी आत्मकथा है, तो वह है तैमूर लंग की। अब मलफुजात तिमूरी को तुजिक ए तैमूरी के नाम से भी जाना जाता है। उसने मूलतः चगताई तुर्की भाषा में लिखा है। अगर मलफुजात तिमूरी की बात की जाए तो यह किस भाषा में तैमूर लंग ने लिखा था, लिखा था चगताई तुर्की भाषा में। ठीक है, एक बाद में आते हैं अबू तालिब। अबू तालिब इस मलफजात तिमूरी को फारसी भाषा में अनुवाद करते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं जफरनामा की। जो जफरनामा है इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, अब उसकी चर्चा करते हैं। जो जफरनामा है यह शरफुद्दीन अली यजदी द्वारा लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, जो जफरनामा है अगर इसके हम राइटर की बात करें, लेखक की बात करें, तो उनका नाम है शरफुद्दीन अली यजदी। इन्होंने जफरनामा के नाम से पुस्तक की रचना करते हैं। ये जो जफरनामा है यह तैमूर का सरकारी इतिहास है। ध्यान दीजिएगा, ये जो जफरनामा है यह तैमूर लंग का सरकारी इतिहास है। यह पुस्तक तैमूर की मृत्यु के 29 वर्ष बाद प्रकाशित हुई। जब तैमूर लंग मर जाता है उसकी मृत्यु के लगभग 19 वर्ष के बाद, कितना 19 वर्ष के बाद यह पुस्तक जो जफरनामा है जिसे शरफुद्दीन अली यजदी ने लिखा था,
जिसमें तैमूर का इतिहास, सरकारी इतिहास है, वह तैमूर लंग की मृत्यु के 19 वर्ष बाद प्रकाशन में आई या प्रकाशित की गई। अब देखते ये तैमूर लंग है, यह आक्रमण जो भारत पे किया था वह किस रास्ते से किया था, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए, खैबर दर्रे को पार कर तैमूर ने भारत में प्रवेश किया। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बनता है कि तैमूर लंग ने भारत में किस दर्रे से भारत में प्रवेश किया था, तो वह था खैबर दर्रा। 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया। बहुत बार प्रश्न बना है कि तैमूर लंग ने भारत पर या दिल्ली पर कब आक्रमण किया था, तो किया था 1398 ईस्वी में। और दूसरा प्रश्न यहाँ से अगर देखा जाए कि तैमूर लंग ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया, तो वह था खैबर दर्रा। आगे देखिए, शासक थे नासिरुद्दीन महमूद। यहाँ भी प्रश्न बनता है कि जब तैमूर दिल्ली पर आक्रमण करता है तो दिल्ली का शासक कौन था, तो शासक था नासिरुद्दीन महमूद। यहाँ भी प्रश्न बनेगा कि जब तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करता है तो नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली से कहाँ भाग गया, दिल्ली से गुजरात भाग गया था। आगे देखिए, उसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य धन की प्राप्ति थी, अर्थात एक बार फिर जो विदेशी आक्रांता थे उन्होंने भारत पर केवल हमला किया कि यहाँ से बड़ी मात्रा में धन को लूटा जाए। अतः 15 दिन तक दिल्ली में लूटमार करने के पश्चात वह मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा आदि को लूटते हुए वापस समरकंद चला गया। अर्थात यहाँ पे बात की जाए तैमूर लंग भारत में कुल कितने दिनों तक रहा था, तो वह रहा था 15 दिनों तक दिल्ली में रहा। और दिल्ली में जब 15 दिनों तक रहा, उसके बाद सोचा दिल्ली को खो लूटा, वहाँ को सब देखा। उसके बाद वह दिल्ली से आगे निकलता है, कहाँ, मेरठ चला जाता है। मेरठ गया, मेरठ को भी लूटा। मेरठ के आगे हरिद्वार जाता है, हरिद्वार को भी लूटा उसने। उसके बाद कांगड़ा जाता है, कांगड़ा के उसने लूटा। इस तरीके से वह लूटता हुआ फिर धीरे धीरे वह अपनी राजधानी समरकंद को चला जाता है। आगे देखिए, जम्मू के राजा के पराजय के पश्चात कश्मीर के सिकंदर शाह ने तैमूर की अधीनता स्वीकार करते हुए अपना संदेश भेज दिया। यहाँ पे जम्मू कश्मीर के एक शासक थे जिनका नाम था सिकंदर शाह। जब तैमूर से वह हार जाता है तो वह तैमूर की अधीनता स्वीकार कर लेता और अपना संदेश उसके पास भेजता है कि महाराज अब हम आपके गुलाम हैं, आप जो कहेंगे हम करेंगे, आपकी अधीनता में हम आ गए हैं। आगे देखिए, उसका समकालीन बहमनी शासक था ताजुद्दीन फिरोज शाह। अब आपको यह समझना है कि फिरोज शाह सॉरी तैमूर लंग के जो समकालीन शासक की अगर बात करें दक्षिण भारत में, वह था बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज शाह। फिरोज शाह ने तैमूर का भारत में स्वागत करते हुए अपने दूत उसकी राजधानी समरकंद भेज देता है। तैमूर जो था, जो बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज शाह है, जब उसे पता चला कि तैमूर भारत पर आक्रमण कर दिया है, उसने उसका मुकाबला करने के स्थान पर तैमूर का भारत में स्वागत करता है। उसके बाद जब तैमूर धीरे धीरे समरकंद को चला गया तो फिरोज शाह ने, ताजुद्दीन फिरोज शाह जो बहमनी का शासक था, यह अपना दूत समरकंद को भेज देता है और अपने संदेश को वहां पे पहुंचवाता है। आगे देखिए, तैमूर ने फिरोज शाह को अपना पुत्र कहकर संबोधित करता है, उसे दक्षिण का राज्य उपहार में दे दिया जो फिरोज के अधिकार में था।
साथ ही गुजरात एवं मालवा भी उसे दे दिया, जो उसके अधिकार में भी नहीं थे। जब ताजुद्दीन फिरोज शाह, जो बहमनी का शासक था, अपना दूत तैमूर के पास भेजता है समरकंद, तो तैमूर ने उसे दूत से फिरोज शाह का जो दूत था उससे कहलवाया कि जाके फिरोज शाह, ताजुद्दीन फिरोज शाह से कह दीजिए कि जो दक्षिण का पूरा साम्राज्य फिरोज शाह तुगलक का, उसे हम ताजुद्दीन फिरोज को उपहार स्वरूप दे देते हैं। साथ ही साथ जो गुजरात और मालवा का क्षेत्र भी है, हम उसे आपके सुल्तान अर्थात ताजुद्दीन फिरोज शाह को वो भी सौंप देते हैं। अब आगे देखिए लिखा, जाने से पहले तैमूर ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त कर देता है। जो सैयद वंश का निर्माण करता है, स्थापना करता है, खिज्र खां, उसी को तैमूर ने जाने से पहले समरकंद, खिज्र खां को मुल्तान का, लाहौर का और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त करके वहां से चला जाता है। तैमूर ने खिज्र खां को दिल्ली भी सौंप देता है, कहा दिल्ली अब तुम संभालो, क्योंकि सुल्तान भाग के गुजरात चला गया था। लेकिन तैमूर के जाने के पश्चात सुल्तान मोहम्मद शाह पुनः लौट के चला आता है। अतः खिज्र खां दिल्ली से हट करके मुल्तान एवं पंजाब के क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाते हुए वहां चला जाता है। अब आपको ध्यान देना यहाँ पे है कि इसी के आधार पर तैमूर के वंशज बाबर ने भारत पर अपने अधिकार का दावा किया था। भाई जब बाबर हमला करने की जब उसकी बात करेंगे तो आपको चर्चा करेंगे हम। बाबर इसी बात को लेकर के भारत पर हमला करता है कि हमारे वंशज तो तैमूर लंग थे, उन्होंने भारत पर हमला किया था, उनका अपना एक साम्राज्य था, हम उसी अधिकार को अपने लेने आए हैं जो हमारे बाप दादाओं ने वहां पे बना के रखा था। अब आगे देखिए, तैमूर के आक्रमण के समय भटनेर की मुसलमान स्त्रियों ने जौहर किया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये भी प्रश्न बनता है कि तैमूर लंग के 1398 ईस्वी में आक्रमण के समय कहाँ की महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था? तो वह था भटनेर की मुसलमान स्त्रियों ने। ठीक, आगे देखिए, भटनेर का शासक था कमालुद्दीन। तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से अत्यधिक प्रभावित हुआ। जब 15 दिनों तक तैमूर दिल्ली की शहर में रहा था तो वहाँ की जो कला उसने देखी, जो लोगों ने वहाँ पे बनाई थी, तमाम प्रकार की चित्रकारियाँ की थी, उसे देख करके तैमूर लंग बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और यह निर्णय लिया कि वहाँ के जो कलाकार थे, जो कारीगर थे, उनको बुलाता है। कहा कि आप लोग अब दिल्ली से समरकंद चलिए। तो वहां से उनको लेके गए और वहां समरकंद जा करके बहुत सारी जो कला है अपने यहाँ बनवाता है। आगे देखिए, 14 से 5 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? तैमूर लंग की मृत्यु 14 से 5 ईस्वी में हो जाती है। समरकंद में भारतीयों द्वारा निर्मित मकबरे में दफना दिया गया। जो यहाँ से कलाकार गए थे, जिसको तैमूर लंग लेके गया था, जो भारतीय कलाकार थे, उन्होंने एक मकबरा तैयार किया। उसी मकबरे में तैमूर लंग को दफना दिया जाता है, वो भी समरकंद में। तैमूर को मानव इतिहास के सर्वाधिक साहसी एवं विध्वंसक विजेताओं में शामिल किया जाता है। देखिए, जो तैमूर लंग है, अगर इसके इतिहास की बात करेंगे तो पूरे मानव इतिहास की बात करेंगे, तैमूर लंग को सर्वाधिक
साहसी शासक माना जाता है। साथ ही साथ सबसे विध्वंसक विजेताओं में तैमूर लंग का नाम शामिल कर लिया जाता है। अर्थात बहुत ही विध्वंसक तरीके से जहां भी जाता था पूरी तरीके से मार काट लूटना पीटना मच जाता था। हर तरीके से पूरे शहर का विनाश कर देता था, विध्वंस कर देता था। इसीलिए तैमूर लंग को एक विध्वंसक शासक के रूप में, विजेता के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से आज की जो क्लास है यहीं तक थी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तो आपसे आशा करते हैं कि जो क्लास है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होगी। अब जो अगली क्लास होगी वो एक्स्ट्रा एडवांस से संबंधित होगी। आप लोग अच्छे से क्लास देखते रहिए, सारी क्लासेस आपको फ्री मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।